हेलो गाइस, माय सेल्फ सतेंद्र कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर अपनी सीरीज चल रही है लीनियर अलजेब्रा और जिसके अंदर हम टॉपिक कवर कर चुके हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस। आज हमारा टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है? सिस्टम मतलब एक से ज्यादा होंगी, लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनकी पावर क्या हो, 1 हो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी हुई होगी। तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड किया जाता है, उस मेथड का डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखो, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दो प्रकार की होती है इसके अंदर। फर्स्ट वन इज नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस जो होती है ax बराबर b की फॉर्म में, और सेकंड होती है होमोजेनियस जो होगी हमारे पास ax बराबर 0 की फॉर्म में, जहां पर हमारे पास a जो होता है वो कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इनका, जिसकी फॉर्म होगी इस प्रकार दी हुई a11 a12 a13 डॉटेड डॉटेड a1n, जहां पर होगा a21 a22 a23 और डॉट डॉट a2n। ऐसे यहां लिखेंगे am1 am2 am3 डॉटेड डॉटेड amn। मतलब हमारे पास m क्रॉस n टाइप मैट्रिक्स है। x क्या होती है अपने पास? कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। और v होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जो कांस्टेंट एंट्रीज से बना हुआ होता है, b1 b2 b3 डॉट 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 bn। जब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो अपने पास इक्वेशंस कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करने के बाद कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn बराबर b1, फिर a21 x2 प्लस a22 x2 प्लस a33 ऐसे अप टू सॉन चलता चला जाएगा, a2n xn बराबर b2। डॉटेड डॉटेड करते जाएंगे am1, क्योंकि इसके अंदर हमने नंबर ऑफ रोज कितनी ले रखी है m, तो am1 x1 सॉरी यहां पे कितना आएगा 1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस amn xn बराबर bm, क्योंकि हमारे पास रोज कितनी दी है, यहाँ पर कितना आ जाएगा m। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस दी हुई होंगी उनका सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड किया जाएगा? यहाँ पर हमारे पास x1 x2 x3 जो होंगे अननोन्स होंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी किसके द्वारा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के द्वारा, जिसके बारे में डिस्कशन हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक मेथड पढ़ा था, एक्लन फॉर्म मेथड, उसके द्वारा हम इनका सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जाएंगे इसका फर्स्ट काइंड पढ़ेंगे जो होगा हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में क्या हो जाएगा? जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट एंट्रीज के द्वारा बना हुआ है वो पार्ट उसमें 0 हो जाएगा, मतलब ax बराबर 0 होगा। देखो इसके अंदर सॉल्यूशन बनता है किस प्रकार फाइंड किया जाएगा? नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होंगे तो इनका सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड किया जाएगा? तो इसके अंदर हमें इक्वेशन इस प्रकार दी होंगी, कुछ 2x 3y बराबर 8 और 3x 5y बराबर 13, 2x 8y बराबर 12 या इस प्रकार की कोई इक्वेशंस दी होंगी। उनका सॉल्यूशन पूछेगा कि x y की वैल्यूज बताइए क्या क्या निकल कर आती है इस केस के अंदर। नॉन होमोजेनियस क्यों बोल रही है? देखो पावर कितनी है यहाँ पर, x और y की 1, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस तो है। सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस दी हुई है, इसका मतलब इसका नाम होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब नॉन होमोजेनियस क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई भी अगर अपने पास fx, y फंक्शन है, सो सपोज दैट लेट कर लिया fx y 2x 3y 8 बराबर 0 और x को रिप्लेस किया लैम्डा x, y को रिप्लेस किया लैम्डा y, तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y कितना हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y और माइनस का 8। तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके? लैम्डा f ऑफ x y की। तो इस कारण ये क्या नहीं बनने वाला अपने पास होमोजेनियस सिस्टम। इसके अंदर इक्वेशंस कैसी होंगी? यहां से भी कांस्टेंट को हटा दो, ये हो जाएगा 0 0, तब ये फॉर्म बन जाती है। तब ये फॉर्म बनेगी तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से लैम्डा बाहर जैसे ही किया तो कितना है अपने पास? यहाँ पर आ गया 2x प्लस का 3y, तो कितना हो गया अपने पास
ये इक्वेशंस बन गई लैम्डा ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इस प्रकार के इक्वेशंस क्या होंगी, होमोजेनियस, जिसमें बराबर वाली साइड क्या दी होगी, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगी, टोटल 0। आज हम डिस्कशन करने जाएंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड किया जाता है। तो देखेंगे इसके अंदर तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, तीन तो टोटल वैसे टाइप्स होते हैं उसकी, सॉल्यूशंस दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। देखो इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है अपने पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके अंदर दो पोर्शन आ जाते हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड। पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो दोबारा कभी चेंज नहीं होगी, x 1 फिक्स हो जाएगा। यूनिक कब होता है, जब रैंक मेरे पास मैट्रिक्स A की, जो भी मैंने बनाया था A और B होते क्या है, वो बराबर हो ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स A ओब्लिक B, ऐसे बनाएंगे जो हमारे पास बराबर हो n होता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल्स का मतलब जो मैंने अभी x1 x2 x3 लिखे थे। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या बनेगा, दूसरा पार्ट होता है। अच्छा एक बात है, कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, तो मतलब वहां सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन, चाहे वो यूनिक मिले या एक से ज्यादा मिले। दूसरा केस क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब बनते जब रैंक मेरे पास मैट्रिक्स ए की बराबर हो ऑगमेंट मैट्रिक्स के। अभी मैं बताऊं ऑगमेंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, बराबर ये दोनों आपस में बराबर हो, लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से। अननोन वेरिएबल वही अगर x y z दे रखे तो x y z, या x1 x2 x3 दे रखे तब उनसे, तो मतलब इनसे अगर क्या हो जाए, इनकी रैंक कम हो जाए, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट आता है इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखो अगर रैंक मैट्रिक्स A की लेस देन हो जाए रैंक ऑफ C से, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या होता है इसके अंदर का रैंक मैट्रिक्स A की लेस देन हो जाए C से, C मतलब ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स A ओब्लिक B, ऐसे करके इसकी रैंक से अगर इसकी रैंक क्या हो जाए कम, देखो तो रैंक सॉल्यूशन क्या होता है उस केस में, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। पार्ट किसका है, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो देखो हम इनको किस प्रकार डिफाइन करेंगे और कैसे यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे हम उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे हम नो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ किनका, लीनियर इक्वेशंस का, कि वो अपने पास सॉल्यूशन नहीं रखता है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन रखता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन रखता है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल से लेते हैं और उनके बीच में हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये बोल रहा सो दैट द इक्वेशंस, कैसा सॉल्यूशन रखे हैं, आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्ट नहीं है, उनके पास सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट बात ये लिखा हुआ किस प्रकार की फॉर्म में, सॉल्यूशन। इट इज कैसा सॉल्यूशन, कैसी इक्वेशन है भाई, बी हमारे पास मिल रहा है, वेक्टर मैट्रिक्स बी मिला हुआ है किधर, राइट साइड में, इसको बोलेंगे इट इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या शॉर्ट में बोल दो नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है पास। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम तो किस प्रकार की फॉर्म को रखता है, ax बराबर b। कंपेयर करेंगे वेयर a कितना होता है अपने पास, a होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो बनता है देखो यहां सारे x के कोएफिशिएंट लेंगे 1 3 2, फिर यहां ले लेंगे 1 1 4, यहां पर आ जाएगा 1 -2 4 सॉरी 7, ऐसे ही यहां पर ये लिखेंगे, इधर आएगा अपने पास x क्या होता है, इसके अंदर कितने अननोन वेरिएबल हैं, वो कितने x y z, तीन अननोन वेरिएबल है, तो n की वैल्यू तो यहां पर हो गई 3, और b मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, जो बनता है इधर जो कांस्टेंट एलिमेंट है, एंड b बराबर आ जाएगा अपने पास 3 -2 7, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे अपन, इनके द्वारा ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे और उस ऑगमेंट मैट्रिक्स के द्वारा x y z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, नाउ ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स होता क्या है देखेंगे,
इसको लिखते हैं ए ऑब्लिक बी। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स सी के नेम से, ठीक है ना, चाहे इसको यही चलते रहने देना या किसी नए मैट्रिक्स के नेम से डिनोट कर देना। ए कितना अपने पास 1 1 1, फिर दिया हुआ है 3 1 माइनस 2 2 4 7, यहाँ पर एंट्रीज दी हुई है बी की 3 माइनस 2 7 2 7। अब एक बात, अगर मैंने मैट्रिक्स ए को बनाया इसका मतलब ये सारी एंट्रीज x के कोएफिशिएंट है, ये सारी एंट्रीज y के कोएफिशिएंट है और ये सारी एंट्रीज किसके कोएफिशिएंट दिए हुए हैं z के। बराबर कितना लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्रीज लिखी हुई थी। तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा एक्लन फॉर्म मेथड के द्वारा। तो मैं लगा रहा हूं एक्लन फॉर्म मेथड, तो लिखेंगे किसमें चेंज कर रहा हूं। एक्लन फॉर्म मेथड क्या कहता है, इसको पकड़ो इसके नीचे 0। अगर आपने एक्लन फॉर्म मेथड नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था एक्लन फॉर्म मेथड के बारे में। तो क्या होगा R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस 3R1, R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस 2R1। तो ये C मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 0, फिर हो जाएगा 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ R2 का एलिमेंट पकड़ा, R2 का एलिमेंट है 1 माइनस 3R1, तो माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4, और इसमें मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, तो 4 माइनस 2 आ गया प्लस का 2, ऐसे यहाँ पर आए माइनस 2 R2 का एलिमेंट है और माइनस 3 ये रहा तो माइनस का 5 हो गया। इसका एलिमेंट लिया मैंने R3 का एलिमेंट है 7 और माइनस का 2, तो 7 माइनस 2 प्लस का 5 हो गया मेरे पास। इधर आ जाइए, ऑपरेशन अगर इनमें लगा मैट्रिक्स में लगा तो कंप्लीट मैट्रिक्स ही बना हुआ है, तो ऑपरेशन इधर वाली एंट्रीज में भी लगेगा। तो क्या होगा देखो इसमें से घटाओ -2 में से किसको घटाएंगे, पहले तो ये 3 का एलजीडी आएगा -2 R2 का एलिमेंट है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 वाले एलिमेंट में, तो -2 -9 कितना हो जाएगा माइनस का 11, -2 में से कितना घटा दिया 3 से मल्टीप्लाई 3 3 का 9, तो माइनस का 11 आ गया। ऐसे हम R3 लाएंगे, R3 का एलिमेंट कितना है 7 -2 से मल्टीप्लाई कितनी है 2 3 जा 6 बराबर कितना है 7 माइनस 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 7 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस का 1 आ गया अपने पास। तो प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे इसके नीचे जाएंगे डायगोनल एंट्रीज में, इसके नीचे जाने के कारण इसके नीचे 0 बनाएंगे ड्यू टू R2 एलिमेंट, और किसको बनाएंगे R3 के एलिमेंट को। तो क्या किया जाएगा देखो R3 में चेंज होगा R3 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा देखो क्या कहती है बस एक्लन फॉर्म कहती है डायगोनल एंट्रीज को पकड़ो उसके नीचे 0 बनाते जाओ। तो क्या करेंगे 1 0 0 हो जाएगा 1 माइनस 2 0, फिर हो जाएगा 1 माइनस 5। देखो ये भी क्या है 7 एंट्रीज है प्लस 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, तो क्या आ गया यहाँ पर 0। ऐसे यहाँ पर आएंगे यहाँ कितना गया 3, यहाँ आया -11, क्या गया है इसमें जस्ट स्क्वायर कर दिया कितना होगा माइनस का 10 आ गया, ये प्लस में नहीं है -11 कितना हो गया -11। अब इससे नीचे अगर जाते हैं तो थर्ड एंट्री क्या है डायगोनल एलिमेंट की वो 0 है और उसके नीचे एंट्री भी नहीं है, तो क्या करेंगे अब इसका सॉल्यूशन यहीं पर निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स इतना पोर्शन किसका आ गया, अपने पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए के द्वारा आफ्टर रिड्यूसिंग एक्लन फॉर्म मेथड कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मिली है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मिली है अपन को 2। तो रैंक कितनी होगी इस मैट्रिक्स ए की, रैंक हो गई 2। अब बात करते हैं अगर मैट्रिक्स सी की जो क्या है ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स, तो सी के अंदर तो नंबर नॉन जीरो रो काउंट हो रही है, तो सी की रैंक कितनी होगी अपने पास 3। तो ये कितना होगा R1, ये होगा R2 और ये हो गया R3। तो क्या हो गया इस केस में, इस केस में होगी रैंक ए की लेस देन होगी किससे रैंक सी से या फिर ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स से। तो यहां लिखेंगे हियर इसके बाद इस सॉल्यूशन के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर कितना है अपने पास 2 और रैंक ऑफ सी या इसको बोल सकते हैं रैंक ऑफ ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स बराबर कितना आ गया 3। तो ये एम्प्लाइज कर रहा है रैंक ऑफ ए लेस देन होगी रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स। तो अभी मैंने जो डिस्कशन किया था पीछे, तो इसका मतलब क्या होगा अगर मैट्रिक्स ए की रैंक किससे लेस देन होगी ए ऑग्यूमेंट बी से। देखो ये भी सिंपल मैट्रिक्स नहीं होता है, मैंने ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं तो क्या होगा इसका मतलब रैंक इसकी बड़ी होगी और इसकी छोटी होगी। तो इसका मतलब सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रख रहा है, सिस्टम हैज नॉट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम जो है अपने पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं रखता। दैट इज उसको क्या बोलते हैं अपने पास
नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो छाप सकते हैं आप इसको। वैसे भी हमसे क्वेश्चन में प्रूव क्या कराया था, उसने बोला था आर नॉट कंसिस्टेंट, हमने प्रूव कर दिया कंसिस्टेंट। लिख लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास इन्वेस्टिगेट करना फॉर वाट वैल्यू लैम्डा म्यू, और यहाँ लिखा हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब है किसी एक सिस्टम बना हुआ अपने पास इक्वेशंस का, उसको सॉल्व करना है। तो पहला केस बोल रहा है नो सॉल्यूशन के अंदर लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगा। दूसरा पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन में लैम्डा म्यू क्या होंगे, और जब सॉल्यूशन एक से ज्यादा होंगे तब लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने पास ax बराबर b की फॉर्म में है, तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट इसकी क्या लिख रहा हूं, इट्स ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, a ओब्लिक b बराबर कितना आएगा, a की एंट्रीज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xyz के द्वारा जनरेट मैट्रिक्स 1 1 1 कितना आएगा 1 2 2, ये आ जाएगा 1 3 लैम्डा, फिर यहां पर लिखेंगे 6 10 म्यू, लगाएंगे वही कौन सा मेथड लगाते हैं इसके अंदर, एक्लन फॉर्म मेथड है, उसके द्वारा रिड्यूस करेंगे इस गिवन मैट्रिक्स को। तो मैं यहां 0 बनाना चाह रहा हूं, तो R2 में चेंज करूंगा R2 माइनस R1, क्योंकि सेम एंट्री है, सीधा सीधा घटा दो। R3 में चेंज करूंगा R3 माइनस R1, करते किसके कारण है, पहले एलिमेंट के कारण नीचे 0 डायगोनल में, फिर सेकंड एलिमेंट के कारण 0 बनाएंगे। तो देखो मैट्रिक्स क्या बनकर आने वाली है अपने पास, मैट्रिक्स बन के आएगी, देखो इसको मैं डिनोट किए दे रहा हूं C से, तो C क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके 1 0 0 1 0 0। अब इसमें से इसको घटाओ, 1 2 में से 1 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1, यहां आ जाएंगे 3 में से 1 गया 2, और लैम्डा में से 1 गया, कितना आ गया भैया लैम्डा माइनस 1, इधर आ जाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 में से घटाया R1 को, 6 में से सॉरी 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, म्यू में से 6 गया तो आ गया म्यू माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायगोनल के सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, और सेकंड एलिमेंट कितना अपने पास 1, तो क्या होगा R3 में चेंज होगा, और किसके कारण होगा, R2 के कारण होगा, तो R3 माइनस R2। इसके नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तब ऑपरेशन लगाएंगे तो बोलो क्या बनकर आएगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनकर आएगी 1 0 0, ये आएगा 1 1, इसके नीचे क्या हो गया 0 1 2। अब देखो यहां पर क्या आएगा, इसमें से घटा रहे किसको, R2 को, तो लैम्डा माइनस 1 किसका एलिमेंट है, R3 का, माइनस किसको कर दिया मैंने इसमें से R2 को, तो माइनस कितना 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3, तो लैम्डा माइनस 3 आ गया। इधर देखेंगे यहां कितना होगा 6 4, म्यू माइनस 6 किसका एलिमेंट है, R3 का, तो म्यू माइनस 6 R3 का एलिमेंट आ गया, माइनस कर दिया R2 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट है 4, तो माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया, म्यू माइनस 10 हो गया। तो देखो अब इसके नीचे अगर जाती है, एंट्रीज तो है अपने पास बट उसके नीचे एंट्री नहीं है, जब इसके नीचे एंट्री नहीं है तो क्या बना नहीं सकते, अब इसके नीचे 0 नहीं बना सकते। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि इस जो हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आई है, कि ये नो सॉल्यूशन किस केस में बनाएगी, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में बनाएगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस केस में बनाएगी। तो मैं दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि जो ये अपने पास सॉल्यूशन है किस किस केस में बनते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोला है उसने, कि नो सॉल्यूशन, अभी डिस्कशन किया था कि नो सॉल्यूशन किसके अंदर आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, यहां लिख देंगे पहले, हियर आर अराइजिंग 3 केसेस। अगर वो क्वेश्चन में नहीं भी बोलता तब भी हमें इन तीनों क्वेश्चन केसेस को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट क्या है आपके पास, केस फर्स्ट बोल रहा है नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम अपने पास नो सॉल्यूशन रख रहा है। अगर सिस्टम नो सॉल्यूशन रख रहा है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, लेस देन रैंक ऑफ सी से। और ऐसी पॉसिबिलिटी कब है, इधर देखेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी जब है सिर्फ लैम्डा माइनस 3 अगर 0 हो जाए और ये नॉन जीरो रहे, भी ये कितना है अपने पास कवर्ड हो रहा है, ये अपने पास मैट्रिक्स ए है। और अगर इसको छिपा लूं, ये 0 बना दूं, ये भी 0, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2, और इसको मैं नॉन जीरो कर दूं तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। तो किस केस में 3 रैंक होगी इसकी और इसकी 2 होगी।
कि एक कब पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ कि लैम्डा माइनस 3 तो हो जाए इक्वल 0 के, इसका मतलब लैम्डा बराबर 3। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 आ गई इस केस में। एंड दूसरा क्या है, इसको नॉन जीरो ले लो कि म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 10 आ गया। एम्प्लाइज करके रैंक ऑफ सी मतलब ऑगमेंट मैट्रिक्स ए ऑब्लिक बी जो लिखा था अभी, उसकी रैंक कितनी आएगी तो अब यहाँ देखो 3 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हो गया नॉन जीरो एलिमेंट है। हमने 10 से नहीं लेना, 10 से अलग कुछ भी ले सकते हो, 10 से अलग अगर भैया यहाँ पे 10 से अलग 11 भी दिया, 11 माइनस 10 कितना आएगा प्लस का 1, तो क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में रैंक कितनी होगी इसकी 3। तो मतलब हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए लैम्डा को होना पड़ा 3 और म्यू को होना पड़ा नॉट इक्वल टू 10। रैंक अपने पास देखो किस केस में तो बन रही है, इसकी रैंक बन रही है केस जब अगर लैम्डा माइनस 3 बराबर 0 हो तो लैम्डा कितना आया 3, लैम्डा 3 लेते 3 माइनस 3 कितना हो रहा है 0। तो रैंक इस केस में कितनी होगी इसकी, इस मैट्रिक्स से इसको छुपा लो कितना आया था मैट्रिक्स ए, तो रैंक अगर ये भी क्या होगी टोटल जो हमारे पास रो दी हुई है वो टोटल 0 हो जाएगी, तो नॉन जीरो रो कितनी बचेंगी 2, तो रैंक कितनी हो जाएगी 2। अब अगर यहाँ देखो म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिया है, मतलब म्यू 10 ही नहीं लेना, 10 से अलग कुछ भी ले सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 11 ले लिया म्यू को, म्यू बराबर 11 जो कि नॉट इक्वल टू 10 है, तो 11 में से 10 गया कितना बचा 1, जब प्लस का बना व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में रैंक कितनी होगी इसकी 3। तो ये कैसा सॉल्यूशन बना भाई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, दूसरा नाम बोलते हैं इसका नो सॉल्यूशन। केस सेकंड डिफाइन करेंगे, केस सेकंड अपना क्या होगा देखेंगे, केस सेकंड क्या दिया हुआ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है वो कैसा सॉल्यूशन रख रही है यूनिक। तो यूनिक कब होता है तो रैंक मैट्रिक्स ए की भी बराबर हो रैंक मैट्रिक्स सी के और बराबर हो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और इसमें नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने दिए हो 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो कितना आना चाहिए 3। तो 3 रैंक देखो ये तो अगर बराबर है मैं इसको भी 0 कर दूंगा और इसको भी, तो इसकी रैंक भी दो इसकी भी दो, बट बराबर किसके नहीं आएगा 3 के। तो 3 के बराबर पॉसिबिलिटी कब है जब ये भी नॉट इक्वल टू 10 हो और ये भी नॉट इक्वल टू 3 हो। तो देखो क्या करेंगे कि पॉसिबल सब सिर्फ इसी केस में होगा अगर लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एम्प्लाइज करके लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तो एम्प्लाइज करेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इस केस में क्या बन गई 3। एंड यहां क्या लिखेंगे सेकंड केस कि म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी कितना बन गया 3, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने मेरे पास x y z, ये किसके कोएफिशिएंट थे x के y के और z के, तो x y z तीन अननोन वेरिएबल थे, तीनों अननोन वेरिएबल के बराबर ही कितनी आ गई रैंक। तो ये कैसा सॉल्यूशन बना यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस केस में इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। देखो यूनिक कैसे आता है, मैं अगर यहां से किसको हटा दूं लैम्डा को 3 नहीं लूं, क्या ले लूं लैम्डा की वैल्यू सपोज दैट 3 ने लेके 4 ले लिया, कितना आया यहां पर 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, यहां 1 आया, किसका कोएफिशिएंट है z का, और मैं इसको क्या ले ले रहा 10 ले ले रहा, 10 की जगह मैंने म्यू को कितना ले लिया 12 ले लिया, म्यू बराबर 12, तो 12 माइनस 10 कितना है प्लस का 2, तो यहां से z बराबर कितना आ जाएगा 2, z बराबर 2 मिलेगा। इससे ऊपर वाली लाइन में किसकी वैल्यू y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 4, तो यहां में z की वैल्यू मेरे पास है y प्लस 2 into 2 करूंगा बराबर 4, तो कितना होगा 4 इक्वल 4, यहां से 4 से 4 कैंसिल होगा, y की वैल्यू 0, y तुम्हारे पास होगा z तुम्हारे पास होगा x प्लस y प्लस z बराबर 6, तो यहां से क्या निकाल लेंगे x। तो उस केस में सॉल्यूशन बनने वाला है यूनिक, मतलब x y z फिक्स वैल्यू मिल जाएंगी, x इतना होगा y इतना होगा z इतना होगा। जब हम इनको क्या नहीं ले लेंगे, इसको 10 नहीं लेंगे और इसको 3 नहीं लेंगे। अब बात करते हैं अपने पास लास्ट पॉइंट है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस केस में बनते हैं। तो देखो यहां लिखेंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या करना होता है, यानी सिस्टम हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं इसके पास। एक से ज्यादा सॉल्यूशन के बारे में देखो क्या करना होता है कि मेरे पास मैट्रिक्स A की रैंक बराबर हो मैट्रिक्स C की रैंक के, बट लेस देन किससे हो जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो क्या करेंगे रैंक ऑफ A बराबर क्या होता है इस केस में रैंक ऑफ C, बट लेस देन होता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन कितने मेरे पास 1 2 3, तो रैंक किससे कम होगी 3 से, तो मैं लिखूंगा लेस देन 3। तो रैंक 2 होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है
कि अगर लैम्डा माइनस 3 को भी 0 कर दिया जाए और म्यू माइनस 10 को भी 0 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो इस केस में ये वाली रो क्या होगी, टोटल 0। और जब ये रो टोटल 0 होगी तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2। इसकी रैंक भी टोटल की कितनी होगी, 2। तो यहां लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, मतलब इस केस में ये कब बन सकता है, सिर्फ केस यदि मेरे पास लैम्डा माइनस 3 हो जाए 0, मतलब इट एम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये एम्प्लाइज क्या कर रहा है भैया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी बन रही है इस केस में, 2। एंड म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये भी 0 हो गया तो ये टोटल रो क्या हो गई, कंप्लीट 0। जब ये रो टोटल 0 हो गई तो इसका मतलब रैंक सी की भी कितनी होगी, 2। यहां लिखेंगे एम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 10, ये एम्प्लाइज कर रहा है रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2। तो रैंक की कितनी होगी, 2। तो ये पॉसिबिलिटी कब बनी जब अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बने, जब इसको 0 होना पड़ा और इसको भी 0 होना पड़ा। तो यहां इसका एम्प्लाइज इसकी रैंक 2 आ गई, इसकी 2 आ गई। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर कितना है, 2, व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो इस प्रकार डिस्कशन किया जाता है किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सिस्टम के बारे में। आज ये टॉपिक हम यहीं स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एसडी क्लासेस के अंदर बने रहने के लिए। हमारी ये सीरीज देखो लीनियर अलजेब्रा जो स्टार्ट हो रही है, टॉपिक से आगे हम पढ़ने जाएंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।